Bismillahirrahmanirrahim. Second law of thermodynamics and entropy. This is my sixth lecture. The second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics किस तरह से हम दोबारा define करते हैं? Heat can be completely converted into work in a single process, but continuous conversion of heat into work require a cyclic process. एक heat engine की जरूरत होती है continuous conversion के लिए heat की work के अंदर. All attempts to construct a heat engine that is 100% efficient have failed. 100% हीट इंजन कोई भी नहीं है आज तक जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके. सिंक इसमें लाजमी होता है और हीट का लॉस जरूर होता है. द कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोसेस. आपकी जो कैल्विन स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट लॉ की, वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंजन, यानी 100% एफिशिएंट हीट इंजन नहीं बन सकते. प्लैंक्स कैल्विन प्लैंक्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा है. द लॉ स्टेट्स इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन. हम जो बात कर रहे हैं कैल्विन की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन वर्किंग इन अ साइकिल टू ट्रांसफर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अ रेजर्वायर कंप्लीटली इनटू वर्क. ऐसा कोई हीट इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो कंप्लीटली हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सके. और नॉट एट ऑल द थर्मल एनर्जी इन अ थर्मल सिस्टम इज अवेलेबल टू डू वर्क. तमाम की तमाम एनर्जी जो है कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती. इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है. क्लॉसियस क्या कहते हैं? क्लॉसियस ये कहते हैं नो डिवाइस हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर विच वर्क इज इक्वल टू जीरो. उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिसपे आप वर्क जीरो करवाएं और हीट को आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में ले जाएं. दिस लीड्स टू अ सेकंड वे टू स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ साइक्लिक इंजन हुज only effect is to transfer thermal energy from a colder body to a hotter body. कहने का मकसद वही है कि हमारे पास कोई ऐसा हीट पंप नहीं है जो हीट को लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे लेके जाए और उसमें कोई वर्क ना हो. एंट्रोपी की तरफ आते हैं. अब देखते हैं एंट्रोपी की तरफ आते हैं क्या होता है. एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. रिकॉल द थर्मोडायनामिक्स. जरा थर्मोडायनामिक्स को आप रिकॉल करें. अ सिस्टम in an equilibrium state is characterized by its state variables. P is pressure, V is the volume, T is the temperature, U is the internal energy, N is the number of moles. The change in a state variable for a complete cycle is zero. इनका जो चेंज होता है पूरे एक साइकिल के अंदर वो आप देख चुके हैं कि जीरो के बराबर होता है. आगे हम अभी मजीद कार्नोट साइकिल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. इन कॉन्ट्रास्ट द नेट थर्मल एनर्जी एंड नेट वर्क फैक्टर फॉर अ साइकिल आर नॉट इक्वल टू जीरो. द नेट थर्मल एनर्जी और नेट वर्क फैक्टर्स फॉर अ साइकिल, अच्छा वर्क की बात करें और थर्मल एनर्जी की बात करें, जो जीरो नहीं होते इस प्रोसेस के अंदर. हिस्ट्री की बात करते हैं कार्नोट एंट्रोपी की. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के मिड की बात कर रहे हैं. रेडल्फ कैल्सियस प्रपोज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड एंट्रोपी. मिड ऑफ 19th सेंचुरी में क्लॉसियस ने एंट्रोपी की टर्म को प्रपोज किया. एंट्रोपी होती क्या है? इट इज द थर्मोडायनामिक फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ये एक थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है किसी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम का. कैन बी इंटरप्रेटेड एज द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर और डिसऑर्डर के अमाउंट को हम नाम देते हैं. जनरली इट इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. As with internal energy, it is the change in entropy is important and not its absolute value. इंटरनल एनर्जी की अगर बात की जाती है, इट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी इज इम्पॉर्टेंट. तो एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई बात नहीं होती. चेंज इन एंट्रोपी. द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, इसको जाहिर किया जाता है डेल्टा एस से ऑफ अ सिस्टम व्हेन अ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी. अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं क्यू to a system by a reversible process at constant absolute temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर को T से जाहिर करते हैं और ये T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन के अंदर टेम्परेचर है. डेल्टा एस बराबर होती है Q अपॉन T. Q के यूनिट आप देखते हैं कि Q आपके पास क्या चीज़ होता है? जूल्स. और T आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो केल्विन. जूल के केल्विन इनवर्स इसके SI यूनिट होते हैं चेंज इन एंट्रोपी.
अगर एक एग्जाम्पल देते हैं, देखें, एक हीट इंजन जो रिमूव करता है 100 जूल हर साइकिल के अंदर फ्रॉम अ हीट रिजर्वायर एट 400 के एंड एग्जॉस्ट 85 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी टू अ रिजर्वायर एट 300 केल्विन। एक हीट इंजन है जो रिमूव कर रहा है 100 जूल एनर्जी हर साइकिल में। हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर है 400 केल्विन और जो एग्जॉस्ट कर रहा है 85 जूल, हमने सिस्टम को दी 100 जूल एनर्जी, उसने एग्जॉस्ट कर दिया 85 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी, जो कि एक ऐसे रिजर्वायर में, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है 400। कंप्यूट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ईच रिजर्वायर। हर रिजर्वायर का चेंज इन एंट्रोपी हम मालूम कर सकते हैं। एक पहला रिजर्वायर जिसको आपने हीट प्रोवाइड की थी, सिंस द, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंस द हॉट रिजर्वायर लूजेस हीट, वी हैव दैट डेल्टा इज बराबर है क्यू अपॉन टी। ये हीट को लॉस करता है, इसमें हीट कितनी दी जाती है 100 जूल, लॉस करने की वजह से हम माइनस लेते हैं। टेम्परेचर इसका होता है 400 केल्विन, तो इसकी एंट्रोपी आ रही है -0.25 जूल के इनवर्स। कोल्ड रिजर्वायर है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्यू इसके लिए प्लस लेंगे। आपने देखा था कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 300 केल्विन था और उसके अंदर जो हीट एग्जॉस्ट होकर आती है वो 85 जूल होकर आती है, तो 85 को हम 300 से डिवाइड करेंगे, 0.283 जूल केल्विन इनवर्स। द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज ग्रेटर देन द डिक्रीज फॉर द हॉट रिजर्वायर। इंक्रीज आपके पास जो हो रहा है कोल्ड रिजर्वायर के अंदर, आप देखें कि ज़्यादा हो रहा है 0.283, और आप ये देखते हैं कि हॉट रिजर्वायर जो होता है उसकी एंट्रोपी में डिक्रीज कम हो रहा है। ये बात आपको नजर, नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं? In this example and all other cases, it has been found that the total entropy increases. हम ये देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी बढ़ती है। This infer that the total entropy increase in all natural systems. तमाम नेचुरल सिस्टम्स, ये प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। द एंट्रोपी ऑफ अ गिवन सिस्टम कैन इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी गिवन सिस्टम की एंट्रोपी आपको ये पता है कि इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज होती है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। बट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डेल्टा एस प्लस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एनवायरनमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप ये जहन में रखें कि चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज होता है, अगर हम उसको ऐड करा देते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो से छोटी नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर है? सिस्टम की एंट्रोपी प्लस एनवायरनमेंट की एंट्रोपी हमेशा जीरो के बराबर या बड़ी हो सकती है, निगेटिव में नहीं हो सकती। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, in term of entropy, the second law of thermodynamics can be stated as the total entropy of any system plus that of its environment increases as a result of all natural processes. ये कह रहा है कि टोटल एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की जो होगी, अगर आप उसमें प्लस करवा दें एनवायरमेंट की एंट्रोपी को, तो वो हमेशा इंक्रीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस की वजह से। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती है, यानी डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ती है। नेचुरल प्रोसेस टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर। जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं टेंड टू मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर, हमेशा इनके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ती ही नजर आती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने अ ब्लॉक ऑफ आइस कैन स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज ओवरकम। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करता है तो ब्लॉक ऑफ आइस कैन स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ ही आता है। बट द आइस कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली मूव अप द इंक्लाइन ऑफ इट्स ऑन अकॉर्ड। लेकिन आप ये देखते हैं आइस किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर नहीं जाएगी अपनी मर्जी से। The conversion of mechanical to thermal energy by friction as it slides is irreversible. ये कह रहे हैं the conversion of mechanical energy to thermal energy. जब ये ऊपर से नीचे गिरता है तो मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ नीचे आ रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है, सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, एक तरफ एक डायरेक्ट। Explanation: if the thermal energy could be converted completely into mechanical energy.
अगर थर्मल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट कर दी जाए मैकेनिकल एनर्जी में, द कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ वुड बी वायलेटेड। जो हमारी कैल्विन प्लैंक्स की स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, वो वायलेट हो जाती है। इन टर्म ऑफ एंट्रोपी द सिस्टम टेंड्स टू ग्रेटर डिसऑर्डर एंड द एंट्रोपी इंक्रीजेस। इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ती है और एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इन अदर केस द कंडीशन ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज रिवर्सिबल। अगर हम दूसरी बात करें कंडक्शन के फिनोमेना में, थर्मल एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, कोल्ड से हॉट की तरफ खुद ब खुद नहीं आती, इसको ले जाने के लिए कुछ वर्क कराना पड़ता है। सो दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी completely from a cold body to a hot body violates the Celsius statement of second law। ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी कंप्लीटली एक कोल्ड बॉडी से अगर हॉट बॉडी की तरफ हीट जाएगी तो ये किसी वर्क की वजह से जाएगी। अगर ये नेचुरली जाती है तो सेल्सियस की स्टेटमेंट को ये वायलेट करती है। इन टर्म ऑफ एंट्रोपी अ हॉट बॉडी कॉजेज ग्रेटर डिसऑर्डर ऑफ द कोल्ड बॉडी एंड द एंट्रोपी इंक्रीज। इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी की बात करें तो एक हॉट बॉडी कॉजेज करती है ग्रेटर डिसऑर्डर ऑफ अ कोल्ड बॉडी। एक हॉट बॉडी के पास ज़्यादा डिसऑर्डरनेस पाई जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी एंड द एंट्रोपी इंक्रीजेस, और एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इफ द थर्मल एनर्जी वाज गिवन बाय ए कोल्ड बॉडी, अगर आप थर्मल एनर्जी कोल्ड बॉडी के जरिए देते हैं एक हॉट बॉडी को, देयर वुड बी ए ग्रेटर ऑर्डर इन द हॉट बॉडी। ये कह रहे हैं कि ऑर्डर बढ़ जाता है हॉट बॉडी के अंदर अगर आप थर्मल एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ सप्लाई करवा दें, एंड द एंट्रोपी वुड डिक्रीज, और एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, आपने सुना था कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस भी बढ़ती है, एंट्रोपी भी बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसा करवा दिया जाए कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट जाने लगी है तो एंट्रोपी इस केस में डिक्रीज होगी। दिस इज नॉट अलाउड बाय द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इस बात को अलाउ नहीं करता कि नेचुरली कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट नेचुरली नहीं जाएगी, इसके लिए आपको वर्क कराना पड़ेगा। इरिवर्सिबिलिटी कैन आल्सो अकर इफ देयर इज turbulence or an explosion causes a non-equilibrium state of gaseous system. The degree of disorder increases and the entropy increases। हमेशा डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ती है और एंट्रोपी भी बढ़ती है। एंट्रोपी इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच प्रोसेस अकर्स। एंट्रोपी हमें बताती है, डायरेक्शन बताती है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में अकर्स हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज ऑफन कॉल्स द एरो ऑफ टाइम। एंट्रोपी को जब भी हम अक्सर टाइम एरो या एरो ऑफ टाइम कहते हैं, ये डायरेक्शन देती है हमें किसी भी प्रोसेस की। स्टैटिस्टिकल अप्रोच आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। दिस वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी बाय लुडविग बोल्ट्जमैन, ये जो 1844 से यानी 1844 से 1906 तक इनका एरा रहा था। इन्होंने समझाया है कि इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड 100 टाइम्स इट इज नॉट इम्प्रॉबेबल फॉर द 100 कॉइन्स टू लैंड हेड्स अप। अगर हम एक कॉइन लेते हैं तो उसको 100 दफ़ा फ्लिप करते हैं, मतलब उछालते हैं टॉस के लिए, तो हमारे पास इट इज़ नॉट प्रोबेबल फॉर द 100 कॉइन्स टू लैंड हेड्स अप। ऐसा प्रोबेबिलिटी ये नहीं कह सकते। अच्छा जी, अगर एक कॉइन को हम 100 टाइम्स उछालते हैं टॉस के लिए, इट इज़ नॉट इम्प्रोबेबल फॉर द 100 कॉइन्स टू लैंड हेड्स अप। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तमाम कॉइन्स पर हमारे 100 कॉइन्स हेड आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, बट इट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल। अगर हम कंपेयर करें द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 100 सिक्सेस फ्रॉम 100 डाइस इज इवन लेस। ये कह रहे हैं कि अगर हम 100 कॉइन उछालते हैं, 100 कॉइन के 100 कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो डाइस को अगर हम ये कहते हैं कि हम 100 डाइस ही ले लें और उन डाइस को हम रोल करवा दें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कॉइन के हिसाब से कम है कि कोई कॉइन के सिर्फ 2 चांसेस होते हैं, हेड और टेल, जबकि डाइस के 6 चांसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो कॉइन में तमाम 100 कॉइन्स के अंदर
हेड आ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तमाम डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी। A small sample of a gas contains billions of molecules and the molecules have many possible microstates. एक सिंपल गैस की अगर बात करें तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होती हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि आप पोजीशन और वेलोसिटी यानी कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मालूम नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिट दी। The probability that these microstates suddenly coming together into some improbable arrangement is infinitesimal. In reality, the microstate is the only measurable part of the system. Only measurable part of the system आपके पास क्या है? Microstate of the system. The second law in term of probability does not infer that a decrease in entropy is not allowed, but it suggests that the probability of its occurring is low. ऐसा नहीं कहती सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है 100%, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है। हीट डिग्रेडेशन, a final consequence of the second law is that heat degradation of the universe. It can be reasoned that in any natural process some energy becomes unavailable to do useful work. आपके पास किसी भी, आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में आपके पास हीट की अनअवेलेबिलिटी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। सो आपके पास यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एट आउटकम ऑफ दिस सजेस्ट दैट द यूनिवर्स विल एवेंचुअली रीच अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम डिसऑर्डर। जब उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है तो उसकी मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस की तरफ सिस्टम जा रहा है। जब मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस की कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपके पास होगा, विल बी रीच एंड नो वर्क विल बी एबल टू डन। तो फिर आपको वर्क करने की एबिलिटी नहीं होगी। अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में से हीट फ्लो होते होते ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाए, तो फिर आपके पास काम करने की गुंजाइश नहीं रहती। मैक्सिमम कंडीशन पे होती है एंट्रोपी। ऑल चेंजेस of state will cease as all the energy in the universe becomes degraded to the thermal energy. आपकी तमाम एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब आपके पास वो तमाम स्टेट सीज हो गई। दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑफन रेफर्ड टू द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। इसको कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। हमारा मज़हब भी ये कहता है कि एट द एंड हम क्या होगा कि आपके पास यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी, तमाम चीज़ों का टेम्परेचर एक हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आप लोगों ने, मेरी बात को सुना आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और इसके मुताल्लिक़ आप लोग कमेंट्स देंगे व्हाट्सएप पे मुझे। थैंक यू वेरी मच।